नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपेजर्स मेंस राइट पर। खुशी है कि आपको सवाल जवाब का सेशन पसंद आया और काफ़ी कमेंट्स भी मिले आप लोगों के अपने केसेस से रिलेटेड डाउट्स को दूर करने के लिए। उन्हीं कमेंट्स में से कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज आज चुन के उनका जवाब देने जा रहा हूं इस वीडियो में। बाकी सब भी अपना सवाल स्पेसिफिक तरीके से बनाकर मुझे मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का सही तरीका है कि आप अपने डाउट्स पॉइंट्स बनाकर पूछें तो उसके जवाब और सही ढंग से दे पाऊंगा। ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के वीडियोस आप सारे पूरे जरूर देखें ताकि आप भी इन जवाब से अपने केसेस रिलेटेड डाउट्स दूर कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इन बातों की ज़रूरत पड़ सकती है। चैनल सब्सक्राइब करने पर आप बाकी 498A DV एक्ट और 125 CRPC से लड़ने के वीडियोस भी देख पाओगे। इसीलिए चैनल सब्सक्रिप्शन का लाल बटन और घंटी का बटन दबा दीजिए। आप मेरी बाकी सर्विसेज का फ़ायदा भी ले सकते हैं, जैसे कि अपने केस रिप्लाई, कंप्लेंट्स, RTI एप्लीकेशन और रिटर्न आर्गूमेंट्स तैयार करना, जो आपके केस स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के हिसाब से तैयार किए जाएंगे और आपको आपके केसेस से निकलने और उसकी लड़ाई में काफ़ी मदद करेंगे। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए बुक नाउ लिंक को दबाना है और अपॉइंटमेंट बुक करनी है। साथ ही अपेजर्स मेंस राइट ग्रुप भी ज्वाइन करिए ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स और बाकी विक्टिम्स से अपने केस रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर सकें। तो चलें दोस्तों, आज का ये सवाल उन सब कमेंट्स से रिलेटेड है जिनके ऊपर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से झूठी 498A कंप्लेंट फाइल की गई है, चाहे वो पुलिस स्टेशन में हो, महिला थाने में, SP ऑफिस में या कमिश्नर ऑफिस में। सवाल है, मेरे ऊपर 498A कंप्लेंट फाइल की है, क्या करूं? मेरे इस पर जवाब है कि अगर आपको पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आती है या कोई सम्मन आता है और आपकी पत्नी ने आपको धमकाया है कि वो पुलिस में आपकी कंप्लेंट करेगी या आपको सबक सिखाएगी, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर 498A की कंप्लेंट फाइल हो सकती है। तो आपको क्या करना है अगर आपको पुलिस से कॉल आता है या नोटिस आता है? मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको फॉलो करने से आपकी कुछ मुश्किलें हल हो जाएंगी और आप सही से हैंडल कर पाओगे इस सिचुएशन को। पहला, सम्मन या कॉल आने पर आप पूछ सकते हैं कॉल या सम्मन लाने वाले को कि ये कंप्लेंट किसने की है। अगर सम्मन आया है तो आप सम्मन में चेक करिए कि कोई सेक्शन लगाकर भेजा है या सिर्फ नॉर्मल सम्मन है। कंप्लेंट पर हाजिर होने का, और अगर कोई सेक्शन के अंडर है तो हो सकता है कि पुलिस ने केस दाखिल कर दिया है, मतलब FIR कर दी है और आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अगर इंक्वायरी है तो वो कंप्लेंट होने के बाद होती है और FIR होने से पहले होती है, और अगर इन्वेस्टिगेशन है तो वो FIR होने के बाद होती है। दूसरा, सम्मन या कॉल आने पर उसको इग्नोर मत करें, बल्कि उसका सामना करें और जिस दिन आपको पुलिस ने बुलाया है उस दिन या उसके पहले वहां जाकर अपना पक्ष सामने रखें और उतना ही बताइए जितना जरूरी है। पैनिक में मत आएं और गुस्से का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि आपको कंप्लेंट के बारे में पता लग पाए और आप कंप्लेंट पढ़ पाएं, अगर आपको पुलिस पढ़ने के लिए देती है। नहीं तो कोशिश करें कि आपको उसकी कंप्लेंट नंबर मिल पाए ताकि आप उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी RTI से निकलवा पाओ, क्योंकि कंप्लेंट में क्या लिखा है उसका पता चलना बहुत जरूरी है। तीसरा, हो सकता है आपकी बात सुनने के बाद इंक्वायरी ऑफिसर आपको मीडिएशन में भेजे बातचीत से मामला सुलझाने के लिए, या खुद अपने अंडर या अपने सीनियर के अंडर में आपको मीडिएशन करने की डेट दे। मीडिएशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि शायद आपका कोई समझौता हो जाए और सुलह हो जाए, तो आप उस दिन के आने के लिए अपनी मंजूरी दे दीजिए। चौथा, मीडिएशन वाले दिन अगली पार्टी भी वहां मौजूद रहेगी और आप भी वहां जाइए और देखें कि वो क्या बोलती है। आप चुपचाप उनकी बात सुने और उनके एलिगेशन को गलत बोलते रहें। याद रखें कि मीडिएशन का मकसद सिर्फ आपकी सुलह करवा कर वापस भेजने का है, ताकि पुलिस को कोई केस दाखिल ना करना पड़े, और वो हो सकता है कि आपको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करें कि आप समझौता कर लो और या उनकी बात मान लो। अगर आप कोई भी समझौता करते हो तो
याद रहे रिटर्न में कहीं पर ये ना लिखा जाए कि आप मारपीट करते हो या कुछ डिमांड करते हो और आप दोबारा नहीं करोगे ये सब, क्योंकि ये एक तरह का कन्फेशन है आपका कि आपने मारपीट की है और कोई डिमांड की है। पांचवा, मीडिएशन में किसी तरह से ब्लैकमेल में मत आइए, क्योंकि वो बाद में दिक्कत पैदा कर सकता है। अगर आप मीडिएशन में कोई भी समझौता या सुलह करते हैं तो कोशिश करें आप अपने माता पिता के घर में उसको वापस रहने के लिए मत लाएं, बल्कि कोशिश करें कि सुलह में ये पॉइंट रखें कि आप बाहर किराए पर रहेंगे और आपकी पत्नी भी आपके साथ ही रहेगी, क्योंकि अभी तो आपने सुलह कर ली है और आपके ऊपर कोई केस नहीं हुआ, पर आगे चलकर दोबारा ऐसी कंप्लेंट हो सकती है तो आपके माता पिता उससे बच पाएं और वो अपना जीवन तो आराम से जी सकें। और मीडिएशन के बाद पुलिस की क्लोजिंग रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी आरटीआई से जरूर निकाल लें ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। छठा, अगर कंप्लेंट में कोई मीडिएशन नहीं होता और या मीडिएशन होने के बाद कोई भी समझौता या सुलह नहीं होता तो इस पॉइंट पर ध्यान दें। आप पुलिस स्टेशन से अगली डेट ले लें और उनको कहें कि आप अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करना चाहते हैं ताकि आप अपने पक्ष की बात भी आगे रख पाएं और कंप्लेंट पर सही से फैसला हो पाए। कोशिश करें कि कंप्लेंट कॉपी आपको मिल पाए, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट के लिए कंप्लेंट की कॉपी मिलना बहुत जरूरी है। सातवां, अब आपको एक आरटीआई डालनी है, चाहे आपको कंप्लेंट की कॉपी मिल भी जाए, ताकि एक कंप्लेंट की सर्टिफाइड कॉपी आपके हाथ में आ पाए। जो आरटीआई डालनी है वो आरटीआई लाइफ एंड लिबर्टी सेक्शन में डालनी है। इंफॉर्मेशन 48 घंटों में लेने के लिए। कंप्लेंट की कॉपी 48 घंटों में ना मिलने पर आप अपील फाइल कर सकते हैं फर्स्ट एपलेट को और आगे सेकंड अपील इंफॉर्मेशन कमीशन को। आठवां, अब जब आपके हाथ कंप्लेंट की कॉपी आ जाती है तो आप उस कंप्लेंट को अच्छे से पढ़िए और चेक करें कि कंप्लेंट किस किस के नाम के ऊपर डाली है आपके परिवार में। आप देखिए और नोट कीजिए कि क्या एलिगेशन लगाए गए हैं हर मेंबर के ऊपर, मतलब सभी नाम लिखकर उसके नीचे लिखिए किस किस मेंबर के नाम पर क्या एलिगेशन लगाए गए हैं, जैसे कि आपके माता पिता के ऊपर, बहन भाई या और जिसके नाम उस कंप्लेंट में है उसके ऊपर। ये आपको इसलिए करना है कि आपको हर मेंबर जिसका नाम उस कंप्लेंट में है उसकी तरफ से एक रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करनी है ताकि हर एक का पक्ष साबित हो पाए और उसका नाम कंप्लेंट से बाहर निकल पाए। नौवां, जो फैमिली मेंबर्स का नाम कंप्लेंट में है और वो आपके साथ नहीं रहते, जैसे कि माता पिता, बहन भाई, तो उनके रिटर्न स्टेटमेंट में मेंशन करना है कि वो आपकी पत्नी के साथ रहते ही नहीं और ये एलिगेशन जो कंप्लेंट में लगाए गए हैं वो झूठ है। 10वां, आप ध्यान रखें कि सिर्फ उनकी एलिगेशन को गलत बोलना है जो कंप्लेंट में लगे हैं। अपनी तरफ से ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बात कंप्लेंट में नहीं है उनके अलावा ज्यादा लिखने से ये ही डाउट पुलिस को आता है कि अगर आप भी नई बात बता रहे हो तो जरूर कुछ हुआ होगा और इस पर केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो पुलिस केस रजिस्टर कर देगी। 11वां, आपको रिटर्न स्टेटमेंट्स में एलिगेशन को झूठा बोलना है और वो फैक्ट्स बताने हैं जो ये शो करते हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो और अपनी पत्नी और बच्चों के अच्छे से देखभाल करते हो। उससे रिलेटेड प्रूफ साथ जरूर लगाएं, जैसे कि आपके हनीमून की फोटोज, उसके बाद बाहर घूमने जाने की फोटोज और कोई भी ओकेजन्स की फोटो, जैसे कि किसी त्योहार को मनाने की, बर्थडे मनाने की, ताकि आप पुलिस अथॉरिटी को ये बता पाओ कि आप पूरा केयर करते हो और हर छोटी बात का ख्याल करते हो। 12वां, आपने कोई भी ट्रांजैक्शन अपने बैंक अकाउंट से अपने पत्नी या उसके किसी रिश्तेदार के बैंक अकाउंट में की है या कोई भी डिपॉजिट्स आपने अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में की है तो आप उसका भी डिटेल दीजिए और साथ में बैंक स्टेटमेंट भी लगाइए ताकि आपका पक्ष प्रूव हो पाए। 13वां, जब आपके सारे रिटर्न स्टेटमेंट तैयार हो जाएं जो आपने सब परिवार मेंबर्स के तरफ से बनाए हैं और जो आपने अपने बनाए हैं, वो एक कॉपी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट उस पुलिस स्टेशन को भेजनी है जिसमें इंक्वायरी हो रही है और एक कॉपी बाय हैंड आप अपनी तारीख पर जिस पर आपको पुलिस स्टेशन बुलाया है वो अपने इंक्वायरी ऑफिसर को देनी है। जो भी स्पीड पोस्ट भेजनी है उसके साथ एक कवरिंग लेटर भी लगानी है कि आप जो कंप्लेंट आपके अगेंस्ट हुई है उसके ऊपर अपने रिटर्न बयान पेश कर रहे हो और पुलिस अथॉरिटी आपके बयान को कंसीडर करके और फैक्ट्स को देखकर ही कोई एक्शन करे और झूठी कंप्लेंट
कंप्लेंट को झूठ बताकर बंद करें और झूठी कंप्लेंट करने वाले के ऊपर एक्शन ले। 14वां, आप रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करके और स्पीड पोस्ट से भेजकर एक कंप्लेंट तैयार करें कि आपके ऊपर झूठी कंप्लेंट की गई है और आपके परिवार के मेंबर्स को तंग परेशान करने के लिए, और आपने अपने रिटर्न बयान पुलिस स्टेशन को भी दाखिल किए हैं। साथ में इस कंप्लेंट में कुछ फैक्ट्स भी लिखने हैं जो आपने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में दिए हैं। लिखना है कि पुलिस अथॉरिटी को हिदायत दी जाए कि वो सही तरह से इंक्वायरी करें और कंप्लेंट को बंद करें और झूठी कंप्लेंट करने वाले के ऊपर एक्शन लें। ये कंप्लेंट आपको स्टेट और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, पुलिस कमिश्नर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, होम अफेयर डिपार्टमेंट, वुमेन कमीशन अगर उसमें आपके माता जी और बहन का नाम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर आपके माता पिता सीनियर सिटीजन हैं तो ये कंप्लेंट्स आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इस पर मेरा डिटेल वीडियो बना है, आप देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगा। 15वां, ये कंप्लेंट करने के 10 दिन बाद आप उन सब जगह आरटीआई एप्लीकेशन डालकर अपने कंप्लेंट का स्टेटस और उस पर की कार्रवाई की एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगिए। ज्यादातर कंप्लेंट्स में देखा गया है कि सारे डिपार्टमेंट्स पुलिस कमिश्नर को मार्क करते हैं और पुलिस पर दबाव बनता है कि केस लाइमलाइट में आ गया है तो उस पर सही कार्रवाई के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस अपने पुलिस थाने में लिखता है सही से कार्रवाई करने के लिए। इन पॉइंट्स को फॉलो करने से आप सही ढंग से आपके ऊपर हुई झूठी कंप्लेंट से लड़ सकते हैं, और अगर पुलिस आप पर 498A 406 आईपीसी का एफआईआर दाखिल करती है तो इसका मतलब आपके फैक्ट्स को नजरअंदाज किया गया है। तो उस पर आप क्या कर सकते हैं वो अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये थे आज के सवाल। आप जितने स्पेसिफिक सवाल पूछोगे उतना ही सटीक जवाब आपको दे पाऊंगा, इसीलिए अपने रेलेवेंट सवाल पूछते रहो और अगले वीडियोस में उनका जवाब लेते रहो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और बुक नाउ बटन दबाकर मेरे पर्सनलाइज सर्विसेज भी ले सकते हो, और अपेजर्स मेंस राइट ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शुक्रिया दोस्तों।